नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए। बिलावल भुट्टो ने गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का राग अलापने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। विदेश मंत्री ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाला और पड़ोसी देश की संसद पर आतंकी हमला करने वाला देश यहां आकर उपदेश ना दे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है। इनके इर्रेस्पॉन्सिबल बयान को हम घोर निंदा करते हैं एंड वी डिमांड हिम टू अपोलोजाइज टू द होल नेशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान के बी टीम जैसे भारत में काम कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये देश के गौरव के बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री जी का सम्मान रखने का, सम्मान करने का काम विश्व स्तर पर हम सब करने का जिम्मेदारी हर भारतीयों का है। वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एनडीटीवी से कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम राज्य है और इन सब बातों से पीएम की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है, वो केवल एक दिवालिये देश को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो अपने मानसिक दिवालियेपन का भी परिचय दे रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की बात का प्रयोग करे, शब्द का प्रयोग करे, पद से जिम्मेवारी नहीं आती, चरित्र का हिस्सा होती है जिम्मेवारी। और बहुत लोग बिना पद के जिम्मेवार बातें करते हैं और बहुत लोग पद पे बैठकर भी गैर जिम्मेदार बातें करते हैं। प्रधानमंत्री को छवि से लगता है कुछ नुकसान होगा जिस तरह इन सब बातों से। एक पंजाबी में कहावत है, शायद पाकिस्तान में लोगों को समझ आएगी, कौआ ते कहते टोरनी मरते। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान शर्मनाक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था। और ये प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को अभद्र बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह बयान दिखाता है कि पाकिस्तान और नीचे गिर गया है। अच्छा होता पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी कुंठा आतंकियों पर दिखाते, पाकिस्तान अपनी सोच बदले या फिर ऐसे ही अलग थलग पड़ा रहे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 1991 में आज का दिन भूल गए। पाकिस्तानी शासकों ने जो नरसंहार किया उसका नतीजा था ये दिन। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह और फंड देता आया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के कई शहरों ने झेला है। न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट, लंदन जैसे शहरों पर इसका असर पड़ा। उन्होंने इसको झेला। पाकिस्तान लादेन को शहीद बताकर उसका महिमा मंडन करता आया है। तो ये तमाम टिप्पणियां आई हैं और जिस तरह से विरोध आया है जरदारी के बयान का, उसके बाद इस पर टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी हैं, पूर्व राजदूत, साथ ही कमर आगा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले कमर आगा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है? एक तरह से आतंकवाद का मुद्दा है जिसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र में इतना ज्यादा तीखा हमला बीजेपी ने किया, क्या उससे भारत ने किया है? क्या उसको देखकर आपको लगता है कि ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं आसिफ? देखिए, ये तो है ही। उसके अलावा मेन चीज ये है कि इस समय जो सरकार है, शरीफ गवर्नमेंट वहां पे, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। इन लोगों ने सोचा था कि सरकार बना के इमरान खान को हटा के
कुछ नया मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। इकोनॉमिक सिचुएशन लगातार खराब हो रही है, पॉलिटिक्स कंट्रोल से बाहर है, लोग सड़क पे निकले हुए हैं। तो हमने देखा है जब भी इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होती है तो वो बॉर्डर के ऊपर टेंशन, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें, नारेबाजियां और ये सब बिल्डअप कर देते हैं पाकिस्तानी। अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी ये सब बातें भी इस समय वहां पे कारगर नहीं हो रही हैं, इससे भी कोई मसला हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हम आने वाले समय में, अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से राजस्थान के बॉर्डर पे इंडियन पेट्रोल के ऊपर अटैक हुआ, फिर उसके बाद तरन तारण पे में पुलिस स्टेशन के ऊपर एक अटैक पंजाब प्रांत का है, वहां पे हुआ। लगता ऐसा है कि आने वाले समय में ये बॉर्डर टेंशन और इस तरह की चीजें बढ़ती भी नजर आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये इस तरह की हरकतें करना शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा लोग वहां पे खुशी हुई होगी या उनको लगा होगा कि वहां पे बदलाव होगी, इसलिए कि पाकिस्तान की जनता भी अब आतंकवाद से त्रस्त हो चुकी है। उन्हीं ने सोचा था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, सोचा था कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे, तालिबान का रूल होगा। तालिबान से भी नहीं बन रहा, क्योंकि तालिबान एक संगठन तो है नहीं, वहाँ बहुत से ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, और वो अलग अलग ग्रुप इस समय बॉर्डर के ऊपर उनसे लड़ाई हो रही है। और ये है कि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत को ये पे टेंशन बिल्डअप करना, भारत के खिलाफ बोलना और उससे पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। पहले इनको कामयाबी मिल जाती थी, मैं समझता हूँ कि अब इनको कामयाबी इससे भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि मूवमेंट जो है वहाँ के ऊपर, इंटरनल सिचुएशन इतनी खराब है। आए दिन बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर उसके अलावा अटैक हो रहा है चाइनीज इंस्टॉलेशंस पे या चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको अब ये लोग खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ आए दिन मूवमेंट बढ़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है, सिंध में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। पंजाब जो इनका सबसे बड़ा स्ट्रांग बेस था वो भी इनके हाथ से, आर्मी के हाथ से निकल गया है। वहाँ पे भी अभी जो इलेक्शन हुए हमने देखा, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान कोई बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो जो बातें कर रहे हैं वो जनता को अपील कर रही है, तो जनता उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो ऐसे में उम्मीद करना कि वहां से कोई अच्छी बात होगी या कोई ढंग की बात वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, बल्कि हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है। कमर अगर साहब हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे बिलावल भुट्टो को लेकर के आपकी क्या राय है, क्योंकि जब वो राजनीति में आए थे तब वहां पर जो उनके विपक्षी थे उनको ये कहते थे कि ये राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, लेकिन अब जब वो सत्ता में हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनका ये जो बयान आया, जिस तरह से व्यक्तिगत हमला पीएम मोदी पर उन्होंने किया, ये एक परिपक्वता की निशानी है, या अभी ये माना जाए कि वो अपरिपक्व हैं, अभी तक कुछ सीखे नहीं है? देखिए अखिलेश जी, मैं यही बात मानता हूँ कि अभी भी बिलावल भुट्टो उतना ही अपरिपक्व है जितना पहले थे, सत्ता में आने के पहले। उनको ये कुर्सी मिली है या उनको वो चुनाव में इसलिए जीते हैं कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा कद रहा है। बेनजीर भुट्टो का, उनके पिताजी जुल्फिकार भुट्टो का। तो ये इन्हें राजनीति जो है ये इन्हें अपनी मेहनत से नहीं मिली, इन्हें अपने पारिवारिक रसूख की वजह से मिली। और ये शायद ये भूल गए कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बिलो द बेल्ट हमला करना अच्छा नहीं माना जाता, और विशेष तौर पे विदेश मंत्री के तौर पे जो व्यक्ति बैठा हो, क्योंकि विदेश मंत्री डिप्लोमेसी से डील करता है और डिप्लोमेसी में कभी भी ऐसी भाषा क्षम्य नहीं मानी जाती। डिप्लोमेसी में आप देखिए अखिलेश जी, जहाँ दो देश मिलते हैं, वार्ता होती है और वार्ता विफल हो जाती है, वहां भी डिप्लोमेसी में ये नहीं कहा जाता कि बातचीत विफल हो गई। वहां कहा जाता है कि द टू साइड्स आइडेंटिफाइड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। जी, इतनी शराफत बरती जाती है। लेकिन ये विदेश मंत्री के तौर पे अगर आदमी इस तरह की बातें, इस तरह की ओछी बातें करे, मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, लेकिन वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं,
एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके तौर पे उनका अपना कद है, उनकी अपनी स्टैंडिंग है। तो एक विदेश मंत्री को इस तरह से बातें करना, ये अपने को ही एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने कि किस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग हुई है और पाकिस्तान का विदेश मंत्री कितने नीचे तक जा सकता है ये बात करने में। ये तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये देख करके कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसा कर रहे हैं। जी हमारा आगा साहब, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जिस तरह से भारत ने आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान पर निशाना साधा है संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में, क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले वक्त में खासतौर से अमेरिका, जो एक तरह से कोशिश भी करता है कि पर्दे के पीछे ही सही पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद करे, उसे एक कड़ा संदेश मिलेगा और आतंकवाद का मुद्दा फिर से एक बार फोकस में आएगा? देखिए, आतंकवाद का मुद्दा तो काफी फोकस में है। यूरोप और अमेरिका इस समय बिजी हैं, खासतौर से यूक्रेन वॉर में ज्यादा, लेकिन सेंट्रल एशिया, वो देश जो पीड़ित हैं अफगानिस्तान से, वो काफी एक्टिव नजर आते हैं। हमने देखा अभी NSA की जो मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल सिंह साहब ने जो कराई थी, जिसमें यहाँ के सभी देश के लोग आए थे। तो ये मुद्दा जो है अब डेवलपिंग नेशन और जो पीड़ित देश हैं अफगानिस्तान, उसमें मैं समझता हूँ एफ्रो एशियन नेशंस में ये बहुत ज्वलन है और वहाँ पे काफ़ी चिंता बनी हुई। इसी के अफ्रीका में भी बहुत से देशों के अंदर हम देख रहे हैं, खासतौर से सहल रीजन में, चैड, नाइजर, माली, कैमरून, नाइजीरिया या नॉर्थ दूसरे जो देश हैं, वहाँ के ऊपर एक बड़ी समस्या बन गई यहाँ पे। देखिए, एक चीज़ और है अखिल, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट दिया गया है मेरे हिसाब से। उसका रीजन ये है कि एक तो मोदी जी की जो छवि अभी G20 में बनी थी, और फिर उसके बाद ये भी था कि एक बड़ा रोल उनको मिला, भारत को एक G20 का में की प्रेसिडेंसी मिली है। यहाँ पे अगली G20 की मीटिंग होगी, 1 साल भर तक उससे जुड़े हुए मुद्दों पे बातचीत होगी, तमाम दुनिया से लोग आएंगे, G20 देशों से आएंगे, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद होगा जिसमें बातचीत होगी। और भी दूसरे मुद्दे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी है या बहुत से ऐसे हैं। तो उन सबको, तो उनको खास तौर से टारगेट इसलिए किया गया कि ये उनकी छवि पे अटैक किया जाए। समय आ गया है कि ये उनकी जो एक इनहैंस स्टेटस उनका जो बना है, उसको किसी सूरत से, ये महज यही नहीं बल्कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दो तो शायद इंटरनेशनल मीडिया। और ये बात बताना भी जरूरी है दर्शकों को कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजरात दंगों के बारे में, उसको एक तरह से अंतिम निर्णय माना गया, जिसमें कि सीधे सीधे तौर पर क्लीन चिट दी गई है। नरेंद्र मोदी को जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहा गया कि इस तरह की कोई जो आरोप लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद है, सिरे से खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगा, यही बात जो आगा साहब ने उठाई कि G20 के जरिए जो अगले 1 साल तक भारत बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगा, सुर्खियों में रहेगा। अब से कुछ देर पहले ही PM मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात भी हुई है, उसमें भी G20 के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो ऐसे में क्या G20 को लेकर के जो भारत की एक तरह से सफलता दिखने वाली है आगे के 1 साल में, उससे ध्यान भटकाने का भी प्रयास पाकिस्तान कर रहा है एक रणनीति के तहत? मैं कमर आगा साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसके आगे भी ये बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए, न सिर्फ G20 बल्कि हमारे पास अभी ब्रिक्स की भी प्रेसिडेंसी आने वाली है, G20 की तो है ही, और इसके साथ साथ यूक्रेन वार में भारत का जो एक बहुत ही सोचा समझा बैलेंस स्टैंड रहा है और जिसको धीरे धीरे विश्व की सभी शक्तियों ने माना है। अमेरिका भी देखिए, अमेरिका भी वहां पे न्यूज में निकलते रहते हैं, मीडिया में निकलता रहता है, लेकिन अमेरिकन स्टेट ने कभी भी गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूएसए गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि नहीं भारत का स्टैंड गलत है। तो ये सब चीजें देखते हुए एक फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक उनके यहाँ, क्योंकि उनका एकमात्र एजेंडा जो रहा है शुरुआत से 1947 से हेट इंडिया का रहा है। उनके विदेश मंत्रालय का सिर्फ एक ही यही मकसद रहा है। हम उस चीज से ग्रेजुएट होकर बाहर निकल चुके हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूँ, मैं यहाँ पर आगा साहब की बात से तस्दीक करूंगा कि ये मुझे भी लगता है कि सोचा समझा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये चीजें इसके साथ OIC का भी बयान, OIC के अध्यक्ष का, और इसके बिलावल आगा के पहले हिना रब्बानी खान का बयान देखिए, जिन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा आतंकवादी देश है और इसी ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाया है। राना सनाउल्लाह का बयान देखिए। तो ये सब एक सीरीज है, एक नैरेटिव क्रिएट करने की असफल कोशिश की जा रही है
कि भारत जो पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान पीड़ित है और भारत जो है वो आतंकवादी देश है। अब ये एक छटपटाहट दिखाता है कि दुनिया अगर आपकी बात नहीं मान रही है 75 साल तक, हर साल आप यूनाइटेड नेशंस में एक जिद्दी चुगलखोर प्राइमरी स्कूल के बच्चे के जैसे वही बात उठाते, किसने हमारा कश्मीर चुरा लिया, और हर साल सब लोग कहते चुपचाप बैठ जाओ, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये सब छटपटाहट जो है इसका नतीजा, अच्छा वो इसलिए भी सोची समझी। सर माफी चाहूंगा त्रिपाठी जी, मेरे पास समय की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमर आगा साहब आपका भी शुक्रिया। तो हमारे जानकार जो है बता रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो का बयान आया है एक तरह से उनकी हताशा को, निराशा को, कुंठा को दिखा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती 8 महीनों में यानी अप्रैल से नवंबर के दौरान भारत का निर्यात 11% बढ़कर करीब 300 अरब डॉलर हो गया। अगर केवल नवंबर की बात करें तो निर्यात में सालाना आधार पर 0.6% की तेजी दर्ज की गई और यह आंकड़ा करीब 32 अरब डॉलर का रहा, जबकि देश का निर्यात अक्टूबर महीने में 16.65% घटकर 29.78 अरब डॉलर था। वहीं देश में होने वाला आयात शुरुआती 8 महीनों में करीब 30% बढ़कर 500 अरब डॉलर हो गया है। आयात बढ़ने से पिछले महीने ट्रेड डेफिसिट बढ़कर करीब 24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि ये पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। और दुनिया भर में आर्थिक हालात में मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के इस दावे को गलत बताया कि भारत में अगले साल आर्थिक तरक्की की दर केवल 5% रहेगी। शेखावत ने चीन के साथ बढ़ रहे व्यापार घाटे पर भी सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। इन तमाम मुद्दों पर मैंने उनसे कुछ देर पहले बात की, आइए सुन लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि अगले साल भी जो वित्तीय वर्ष है उसमें भारत की स्थिति जो है वो काफ़ी ग्रोथ 7 से लेकर के 8% तक रहेगी, लेकिन कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई बड़े देशों में मंदी का दौर दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कोविड के बाद में जिस तरह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मंदी को झेला है और झेल रहे हैं, उसके कारण से बहुत सारे सेक्टर्स में ग्लोबल डिमांड कम हुई है और उसका जो है इम्पैक्ट दुनिया के सभी एक्सपोर्टिंग देशों पे आता है। लेकिन उनके बावजूद भी पिछले महीने के आंकड़े को भी अगर उठा करके देखें, जो कल ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने रिलीज़ किया है, तो हमने 10.97% जो है ग्रोथ रजिस्टर किया है पिछले साल की तुलना में। अगर अप्रैल से नवंबर तक के महीने का ब्रैकेट को भी हम अगर पिछले साल के इस कालखंड के अगर साथ में तुलना करें तो 17% से ज़्यादा का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है। और पिछला साल कोविड के बाद में जब सारी दुनिया की इकोनॉमी लड़खड़ा रही थी, तब हमारे लिए अनप्रेसिडेंटली हाई, मतलब एक जो है एवर हाई एक्सपोर्ट का जो है वो था। इसलिए बेंचमार्क इज़ नॉट लो, बेंचमार्क अगेन इज़ द हाईएस्ट विच वी हैवर हैड। उससे लेकर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत ने अदर देन कंज्यूमर गुड्स के अलावा भी बाकी जिन सेक्टर्स में काम किया और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत जो है वो तेज़ गति के साथ में बढ़ा भी है। और 30 जो अगर टोटल कंपोनेंट हम जो प्रायोरिटी जिनकी चीज़ें जिनकी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी अगर हम चर्चा करें, जो हमारा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिनमें है, तो उसमें 15 में हमने ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ रजिस्टर किया है। मोबाइल का एक्सपोर्ट जो है $1 बिलियन पर मंथ के जो है के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये सब इस बात का द्योतक है कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 8 साल तक विभिन्न योजनाओं को बना, जो अब जब बनाई गई तब उसको लेकर के अकेले को लेकर के शायद विपक्ष ने आलोचनाएं की होगी, लेकिन अब उन सब के क्यूमुलेटिव परिणाम जो है, अब जो सामूहिक रूप से परिणाम अब दुनिया को और देश को दिखाई देने लगे। आप स्किल इंडिया से लेकर के, मुद्रा से लेकर के, स्टार्टअप इंडिया से लेकर के, जिस तरह से हमने FDI प्रोटोकॉल्स को चेंज किया, जिस तरह से PLI लेकर के आए, जिस तरह से जो है प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स को चेंज किया, जैम को लेकर के आए, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, R&D को बढ़ाया, उस सब के कारण से अब जो है ये परिणाम देश को मिल रहे हैं। और जिस तरह से हमने ये फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है
और पूरे एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर को एड्रेस किया है, उसके चलते आज विश्व के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो शायद भारत के और मोदी जी के समर्थक भी नहीं होंगे, वो भी सब अब ये मान रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जिस गति के साथ में बढ़ रही है और जिस दिशा में बढ़ रही है, 2027 तक इंडिया जापान और जर्मनी दोनों को सरपास करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन एक बात जो आपने निर्यात की बात कही है, हमारा आयात भी बढ़ रहा है, तो क्योंकि चीन के साथ अगर बात होती है, अभी हाल ही में आंकड़े आए कि जो चीन के साथ हमारा घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए, हम अगर केवल चाइना स्पेसिफिक उठा करके देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आंकड़े हमें इस तरह के नज़र आएंगे। मैंने आपके सामने मोबाइल एक्सपोर्ट की चर्चा की कि हम $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना के बाद में पूरी दुनिया के सामने जो है एक फार्मेसी की तरह बना है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमने जिस तरह से PLIs दिया, उसके कारण से पूरी दुनिया में भारत की जेनरिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ी है। भारत की जो हाई वैल्यू मेडिसिन में भी भारत ने जिस तरह से प्रवेश किया, वैक्सीन्स में जिस तरह से भारत ने काम किया, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल उसमें, चाहे मोबाइल में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल में हो, चाहे इंजीनियरिंग गुड्स में हो, उस सब में बहुत बड़ा कंपोनेंट ऑफ रॉ मटेरियल हमको चाइना से इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर इंडिया में करना है और वैल्यू एडिशन करके दुनिया के दूसरे देशों को बेचना है। तो चाइना के साथ में मे भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा ऐसा प्रतीत होता हो, बट ओवरऑल जो है हमारा एक्सपोर्ट उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसलिए उसको लेकर के इस तरह की चिंता करना इस बात को दिखाता है कि हम केवल पीस मील में विषयों को देख रहे हैं। अंत में एक प्रश्न है कि आपने कहा कि जो आलोचक है वो भी मानते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन रघुराम राजन जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे, राहुल गांधी के साथ उनकी विस्तार से चर्चा भी हुई, उनकी भविष्यवाणी ये है कि भारत जो है 5% से अधिक की ग्रोथ नहीं कर पाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि उनका सोचने का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं इतना ही याद दिलाना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वरोजगारी बनाने के लिए, छोटे छोटे उद्यमियों का हाथ पकड़ने के लिए जब मुद्रा योजना प्रारंभ की थी, तब रघुराम राजन साहब ने कहा था कि सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी की थी कि सबसे ज़्यादा NPA उसी में होने वाला है और ये मुद्रा योजना जो है कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन आज एक बार उनको अपने कथन पर वापस आंकड़ों के साथ में पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल बाद में रघुराम राजन साहब एक बार फिर यू टर्न करेंगे, फिर वो शायद इसी तरह की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, कहने की अर्थव्यवस्था की तस्वीर भारत की गुलाबी है, काफ़ी अच्छी प्रगति भारत करने वाला है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। बिहार विधानसभा में आज लगातार तीसरे दिन जहरीली शराब से मौतों का मामला गूंज रहा है। छपरा में जहरीली शराब से 56 लोगों की मौत पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी शराबबंदी का समर्थन किया था और अब विरोध कर रही है। नीतीश कुमार ने यह कहा कि जिन लोगों की शराब से मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही जहरीली शराब से मौतें दूसरे राज्यों में भी होती रही हैं, लेकिन वहां इस खबर को दबा दिया जाता है, यह भी नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा। पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों से किए हुए वादों पर किस तरह खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए NDTV इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिए साडा पंजाब, दिन भर NDTV इंडिया पर।